हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर पर आपकी ऑलरेडी 2 से 3 क्लासेस आ चुकी हैं और आज आपकी चौथी क्लास है। आपको बता दें कि इसके अलावा ई दृष्टि करंट अफेयर से हमने नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर, एनवायरनमेंट का करंट अफेयर, इन सभी को हमने डिस्कस कर दिया है और इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट को जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने 1 साल के करंट अफेयर को काफी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं घटना चक्र ई दृष्टि 2023 को। ये मैगजीन 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूरेनियम 241, यूरेनियम का नया समस्थानिक। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे और आपको बता दें कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को हमने काफी अच्छे से समझा था, डिटेल में समझा था। तो आज की सबसे पहली न्यूज है हमारी यूरेनियम 241, यूरेनियम का नया समस्थानिक। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, हाल ही में जापान में भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की खोज की घोषणा की है। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि जापान में भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की खोज की घोषणा की है। यूरेनियम का यह नया समस्थानिक पूर्व में अज्ञात था। इस नए समस्थानिक का परमाणु क्रमांक 92 तथा द्रव्यमान संख्या 241 है। यूरेनियम के इस नए समस्थानिक को यूरेनियम 241 नाम दिया गया है। इस समस्थानिक की खोज से संबंधित अध्ययन फिजिकल रिव्यू लेटर्स नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया था। यूरेनियम 241 की खोज जापान स्थित हाई एनर्जी एक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि यूरेनियम 241 में प्रोटॉनों की संख्या 92 जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 149 है। वर्ष 1979 के बाद से यह प्रथम अवसर है जब किसी न्यूट्रॉन समृद्ध यूरेनियम समस्थानिक की खोज की गई है। यूरेनियम 241 यूरेनियम का दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है। उल्लेखनीय है कि यूरेनियम 238 यूरेनियम का सबसे भारी समस्थानिक है। सभी यूरेनियम समस्थानिकों की तरह यूरेनियम 241 भी रेडियो एक्टिव है और समय के साथ विघटित हो जाता है। सैद्धांतिक गणनाओं के अनुसार यूरेनियम 241 की आर्द्र आयु 40 मिनट अनुमानित है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि समस्थानिक आइसोटॉप्स क्या होता है। ज्ञातव्य है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समस्थानिक किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, समस्थानिक ऐसे तत्व को कहते हैं, देखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, अलग अलग होती है, ऐसे तत्व आपके समस्थानिक कहलाते हैं। स्पष्ट है कि किसी दिए गए तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु वे एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या की दृष्टि से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको आइसोटॉप्स समस्थानिक के बारे में याद रखना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। यह टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस टेलीस्कोप को कहां पर स्थापित किया गया है, उत्तराखंड के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में। तो ये चीज यहां पर आपको याद रखनी है। ज्ञातव्य है कि ARIES भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित एक स्वायत्त संस्थान है। यह टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस टेलीस्कोप की डिजाइन और निर्माण बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर स्पैटियल डी लीज ने किया है।
ILMT में भारत में एरीज, बेल्जियम में लीज विश्वविद्यालय और बेल्जियम की रॉयल वेधशाला, पोलैंड में पोन्जोन वेधशाला, उज्बेक विज्ञान अकादमी का उलूग वेग खगोलीय संस्थान और उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय, टोरंटो, यॉर्क और कनाडा का विक्टोरिया विश्वविद्यालय आदि सहयोगी के तौर पर शामिल हैं। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAI द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 131 देशों के 7,323 शहरों के PM2.5 आंकड़ों पर आधारित है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वार्षिक औसत PM2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देश क्रमशः चैड, इराक, पाकिस्तान है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों देश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं। तो आप देख सकते हैं विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश चैड, इराक और पाकिस्तान हैं, जबकि गुआम इस सूची में 131वें स्थान पर है। इस दृष्टि से भारत 8वें स्थान पर है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार चैड की राजधानी अनजामेना को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। इसके साथ ही विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को भी बताया गया है। वर्ष 2022 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 भारत एवं 3 पाकिस्तान के हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर, पाकिस्तान है। इस श्रेणी में राजस्थान का भिवाड़ी दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त मध्य एवं दक्षिण एशिया का सबसे कम प्रदूषित शहर तारकेश्वर, पश्चिम बंगाल है। भारत के 4 शहरों ने WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत दिशा निर्दिष्ट PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता के स्तर को हासिल किया है, जो निम्नलिखित है। तो आप देख सकते हैं ये भारत के 4 शहर हैं। पहला है पश्चिम बंगाल का तारकेश्वर, दूसरा है असम का डिगबोई, तीसरा है तमिलनाडु का अलादू और चौथा है तमिलनाडु का कटुपल्ली। नेक्स्ट न्यूज है आपकी बंगलुरु मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण। 12 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बंगलुरु में MD-15 15% मेथनॉल मिश्रित डीजल ईंधन बसों का अनावरण किया है। MD-15 ऐसी बसें हैं जो मेथनॉल 15% और डीजल मिश्रित ईंधन द्वारा संचालित होती हैं। ध्यातव्य है कि इस अवसर पर 100% मेथनॉल द्वारा संचालित होने वाले ट्रक को भी लॉन्च किया गया है। यह केंद्र सरकार और नीति आयोग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। बंगलुरु महानगर परिवहन निगम, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लीलैंड इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर। 1 मार्च 2023 को झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ NTPC के द्वारा किया गया है। परिणाम स्वरूप NTPC ने उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र की 660 मेगावाट की 3 इकाइयों में से पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिनकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट होगी। इस परियोजना की कल्पना एयर कूल्ड कंडीशनर के साथ की गई है, जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडेंसर की तुलना में लगभग 1/3 वाटर फुटप्रिंट है। इसके माध्यम से 1 वर्ष में लगभग 30.5 मिलियन घन मीटर पानी की बचत होगी। इसके साथ ही यह संयंत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों को सस्ती दरों पर विद्युत की आपूर्ति भी करेगा। ध्यातव्य है कि जून 2021 को NTPC लिमिटेड प्रतिष्ठित UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई थी। नेक्स्ट है आपका बैंडिकूट। बैंडिकूट विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2023 में केरल सरकार ने विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट बैंडिकूट का अनावरण किया।
बैंडिकूट को गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। इसके साथ ही केरल मैनहोलों की सफाई हेतु रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। बैंडिकूट का विकास जैन रोबोटिक्स इनोवेशंस लिमिटेड केरल द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि बैंडिकूट ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 9 को पूरा करता है, जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप एसडीजी लक्ष्य देख सकते हैं। लक्ष्य 3 आपका अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली की बात करता है। लक्ष्य 4 गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करता है। लक्ष्य 6 स्वच्छता एवं साफ पानी। लक्ष्य 8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार आधारभूत ढांचा। लक्ष्य 10 असमानता में कमी। लक्ष्य 11 संवहनीय शहर एवं समुदाय। लक्ष्य 12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन। लक्ष्य 16 शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं की बात करता है। तो आप यहाँ पर आपको एसडीजी गोल्स को काफी अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट है आपका जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज। 9 फरवरी 2023 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लिथियम की यह खोज जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर के इस क्षेत्र में कुल 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित संसाधन हैं। जम्मू एवं कश्मीर में जिस 5.9 मिलियन टन लिथियम संसाधन की घोषणा की गई वह अभी अनुमानित है तथा यह जांच के प्रारंभिक चरण में आता है। इसके अलावा लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में होता है। हृदय के पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों आदि हेतु गैर रिचार्जेबल बैटरियों के निर्माण में भी लिथियम का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लिथियम युक्त खनिज निम्नलिखित हैं। पहला है आपका स्पोडुमीन, दूसरा है पेटालाइट, तीसरा है लैपिडोलाइट, चौथा है एम्बाला एग्नोनाइट। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार चिली में है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश 2022 देख सकते हैं। सबसे टॉप पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर चिली है, तीसरे नंबर पर चीन है। तो आप इन टॉप 3 कंट्री को यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसी के साथ भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के बारे में आप यहां पर जान सकते हैं। तो भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। संयंत्र की स्थापित क्षमता 270 मेगावाट घंटा है और यह प्रतिदिन क्षमता 10 एम्पायर हाउस क्षमता के 20,000 सेल का उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। तो 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया था? महाराष्ट्र के नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय था महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये थीम आपको यहां पर जरूर याद रखनी है। इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना के द्वारा की गई। इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक अदा योनाथ एकमात्र ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थी जिन्होंने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग किया। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। 3 जनवरी 2023 को भारत द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना की शुरुआत गुजरात के सूरत में की गई है। यह परियोजना एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। इस परियोजना में पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में हरित हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने प्रारंभिक तौर पर पीएनजी के साथ हरित हाइड्रोजन के 5% वॉल्यूम मिश्रण के लिए मंजूरी प्रदान की है। मिश्रण स्तर को चरण दर चरण 20% तक बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर हरित हाइड्रोजन शुद्ध हीटिंग सामग्री को समान रखते हुए CO2 उत्सर्जनों को कम करता है।
इस उपलब्धि के बाद भारत ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की श्रेणी में आ गया है। भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट होने तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है आपका एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी संयंत्र। 18 अक्टूबर 2022 को भारत में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र पंजाब के संगरूर में स्थित है। इस संयंत्र को जर्मनी स्थित जैव ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी वर्बियो एजी द्वारा लगभग 220 करोड़ रुपए के एफडीआई निवेश के साथ स्थापित किया गया है। संयंत्र का वर्तमान उत्पादन लगभग 6 टीपीडी टन प्रतिदिन सीबीजी है। गौरतलब है कि शीघ्र ही यह संयंत्र 10,000 क्यूबिक मीटर के 8 डाइजेस्टरों का उपयोग कर 33 टीपीडी सीबीजी का उत्पादन करने की अधिकतम क्षमता के साथ 300 टन प्रतिदिन धान की पुआल का प्रसंस्करण करेगा। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यह संयंत्र निम्न लागत परिवहन की दिशा में एक स्थायी विकल्प योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का भी उद्घाटन किया। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली प्रथम कंपनी भारती एयरटेल है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। देखिए, 5वीं पीढ़ी के बेतार नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, मोबाइल इंटरनेट से कहीं आगे जाकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास पर केंद्रित है। 5G को अत्यधिक तेज, अत्यधिक विश्वसनीय, अत्यधिक निम्न विलंबता पर प्रसारण करने वाली अत्यधिक उच्च सक्षम प्रौद्योगिकी के रूप में परिभाषित किया गया है। 5G प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक नया शब्द WWW वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब उभर कर सामने आया है। नेक्स्ट है आपका नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन। 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला एवं फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है। इफ्को नैनो यूरिया नैनो प्रौद्योगिकी आधारित एक क्रांतिकारी कृषि आदान है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। नैनो यूरिया तरल में 4% नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं। पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो स्केल नाइट्रोजन कणों का आकार सूक्ष्म 20 से 50 nm, जबकि पृष्ठ क्षेत्रफल तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल में कणों की संख्या अधिक होती है। नैनो यूरिया उर्वरक के रूप में पौधों की पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करते हैं, क्योंकि अपने वांछनीय कण आकार, अधिक सतह क्षेत्र और कणों की संख्या के कारण ये पौधों के लिए जैविक रूप से उपलब्ध हैं। नैनो यूरिया लीचिंग एवं गैसीय उत्सर्जन के रूप में कृषि क्षेत्रों से होने वाले पोषक तत्वों के नुकसान को कम करके पारिस्थितिकी पदचिन्ह एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को न्यूनतम रखने में सहायक है। उल्लेखनीय है कि 12 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीधाम, गुजरात में इफ्को नैनो DAP तरल संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।